Hello student, welcome to online lecture series on electromagnetic fields, electrical engineering semester 4 subject. Myself Kapil Dama, assistant professor, St. Andrews Institute of Technology Management, Farunnagar, Gurugram. This is lecture number 9 of unit 2. We will cover following topics: the meaning of current and current density, electric current and relationship between them, and also we study the equation, continuity equation of current, concept of polarization, which is very important to understand the dielectrics. So the types of dielectrics and the properties of dielectrics material we also discuss in this lecture series. So student, first understand the concept of current and current density. So current, as you know in the earlier classes, defined as the rate of flow of charge. So its unit is ampere. The current density, how you define the current density? That is defined as the current passing through the unit surface area when the surface is held normal to the direction of the current. तो जब भी आपका सरफेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट है, तो जितना पास उस पर से करंट पास होगा तो उसको आप करंट डेंसिटी कह दोगे विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस विच इज परपेंडिकुलर टू द पासिंग डायरेक्शन ऑफ द करंट. तो यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज एम्पियर पर स्क्वायर मीटर, क्योंकि आप सरफेस की बात कर रहे हैं तो वो पर स्क्वायर मीटर होगा, मीटर स्क्वायर. तो करंट यहाँ पे दो तरीके के हैं, ड्रिफ्ट एंड डिस्प्लेसमेंट, और कन्वेक्शन करंट भी बोलते हैं उसको. तो ड्रिफ्ट करंट की बात करें तो इट इज़ एग्जिस्ट इन कंडक्टर्स ड्यू टू द ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड वोल्टेज. तो अप्लाइड वोल्टेज की प्रेजेंस में जो ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है कंडक्टर्स में, तो उसको ड्रिफ्ट करंट बोला गया. जबकि डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करें तो इट एग्जिस्ट इन डाइलेक्ट्रिक्स. तो डिस्प्लेसमेंट करंट कह लो या आप कन्वेक्शन करंट कह लो, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में आपको देखने को मिलेगा ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अंडर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपका चार्ज फ्लो होता है तो आपने उसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहा, जबकि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, तो वो आपका ड्रिफ्ट करंट हो गया. तो करंट फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर, इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाएगा. आगे जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब बात आती है इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन किया? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. तो दैट इज रिप्रेजेंटिंग एट डी क्यू बाई डी टी. तो दिस इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. यूनिट इज एम्पियर और कूलम पर सेकेंड. तो कन्वेंशनल करंट में आप देखेंगे तो करंट फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, जबकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो करता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, ऑलवेज अपोजिट टू द ईच अदर. Now if we found the relationship between I and J, the current density is vector quantity, जबकि आप देखते हैं कि करंट इज डिनोटेड बाय I, और चूँकि करंट डेंसिटी जो कि वेक्टर है तो उसको हम J वेक्टर से बन करते हैं. तो डेंसिटी की बात आ रही है तो इसमें J एंड डी एस आर नॉर्मल, जबकि यहाँ J एंड डी एस आर नॉट राइट एंगल्स. तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है आपका नॉर्मल. तो डी एस की वैल्यू जैसे आप देख रहे हैं, डी एस वेक्टर को हम डी एस इंटू ए लिखते हैं. डी एस इज़ द इंक्रीमेंटल सरफेस एरिया और ए एन यूनिट वेक्टर हो गया. तो जे इज इक्वल टू जे वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड वेक्टर. तो स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफरेंशियल करंट डी आई क्या हो जाएगा? जे टाइम्स और डी एस हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा. तो चूँकि करंट डेंसिटी में नॉर्मल टू द सरफेस होता है तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, डॉट प्रोडक्ट लगेगा. तो जे डी आई इज इक्वल टू जे डॉट ए एन डॉट डी एस इंटू ए एन डॉट ए एन क्या होगा आपका? 1 होगा. तो जे डी एस आ गया. तो इंटीग्रेशन करा आपने सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में, तो आपको ये आई की वैल्यू मिल गया. ओके, तो इन दिस वे यू विल एबल टू सी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आई एंड जे रिलेशन. जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ आई को करंट डेंसिटी बोला गया है, आई नॉर्मल करंट है, डी एस क्या है? डिफरेंशियल सरफेस एरिया. तो डॉट प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में काम होगा. अब बात करते हैं स्टूडेंट रिलेशनशिप बिटवीन जे एंड रो वी. तो सेट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स गिव राइज टू द चार्ज डेंसिटी रो वी इन ए वॉल्यूम वी. जैसे कि आप देख रहे हैं चार्ज पार्टिकल्स है और वेलोसिटी है, सरफेस दे रखा है. तो जे कैन बी रिलेटेड टू द करंट डेंसिटी velocity with which rho v charge particle in volume v crosses the surface at a particular point. So j can be related to the current density, velocity with which rho, that is charge particle in the volume, cross the surface at a point. Velocity with which the charge is getting transferred, तो उसका डेफिनेशन दिया गया है rho v into delta v. ओके,
तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू रो वी इंटू डेल्टा वी, मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स डायरेक्शन अगर मूव कर रहा है तो इंक्रीमेंट चार्ज मूव इन द एक्स डायरेक्शन। अब जैसे कि आपने पिछली क्लासेस देखा कि क्यू इज इक्वल टू रो वी डेल्टा वी, तो डिफरेंशियल वोल्टेज इंटू डिफरेंशियल चार्ज, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एस इंटू डेल्टा एल। इंक्रीमेंटल सरफेस, सरफेस आपका दो दो कोऑर्डिनेट्स में होगा, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, और लेंथ हमने ले लिया यानी डेप्थ ले लिया, हाइट मान लिया उसको। तो इस तरीके से ये पूरा वॉल्यूम बन गया। तो डेल्टा क्यू जो है रो वी डेल्टा एस इंटू डेल्टा एस, डेल्टा एस इंटू डेल्टा एल। करंट डी क्यू बाई डी टी होता है, डी क्यू की वैल्यू हमने यहाँ से उठा के यहाँ पुट अप करी, तो वी गॉट एज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा आई इंटू डेल्टा टी। तो पुट दिस डेल्टा क्यू इन इक्वेशन 2, you get as delta is equal to rho v a delta s delta l divided by delta t। अब चूंकि अगर मूवमेंट कर रहा है x डायरेक्शन में तो डेल्टा एल का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो डेल्टा x होगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे डेल्टा आई की जो इक्वेशन बन जाएगी फोर्थ, वो बन जाएगी डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। अब डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी यानी कि डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या है वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में। तो डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा रो वी डेल्टा एस वी एक्स हो गया। तो चूँकि जे एंड डेल्टा नॉर्मल है तो ये आपका सिक्स इक्वेशन इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो कंपेयरिंग करेंगे फिफ्थ और सिक्स इक्वेशन को स्टूडेंट, तो रो वी डेल्टा एस वी एक्स इज इक्वल टू जे एस डेल्टा एस, जो डेल्टा एस कैंसिल आउट हो गया तो जे एक्स की वैल्यू क्या आ गई, रो वी इंटू वी एक्स आ गई। तो ये कन्वेक्शन करंट डेंसिटी होगी स्टूडेंट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको भी हमें कर लेना चाहिए। अब आगे बात करते हैं कि कन्वेक्शन करंट डेंसिटी यदि है वो क्या है, लीनियर प्रोपोर्शनल टू द चार्ज डेंसिटी है, एंड वेलोसिटी विद विच द चार्ज इज ट्रांसफर्ड, यानी कि जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है तो वो भी एक डिपेंड करेगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज डेंसिटी है। अब यहाँ पर बात करेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ करंट, तो जो कि बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। तो इट कैन द चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड एज यू नो इन आवर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। तो कंसीडर क्लोज सरफेस एस विद करंट डेंसिटी जे, तो किसी क्लोज सरफेस एस के अंदर करंट डेंसिटी अगर जे है तो टोटल करंट आई क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस कितना होगा, क्लोज कर्व हो गया एस जे डॉट जी एस हो गया। तो करंट आई इज कंस्टिट्यूटेड ड्यू टू द आउटवर्ड फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द क्लोज सरफेस। तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो सरफेस, तो आप देखते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज में हमारी जो इमेजिनरी लाइन्स बनती है फ्रॉम इनवर्ड टू द आउटवर्ड। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल कंजर्वेशन चार्ज देयर मस्ट बी डिक्रीज इन इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। तो जितना बाहर निकलेगा तो उसमें जो सरफेस में जो चार्ज है, चार्ज की जो डेंसिटी है वो भी कम आपकी होगी। तो देयरफॉर आउटवर्ड रेट फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज गेट्स बैलेंस्ड बाय द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द चार्ज। इस तरीके से जितना बाहर गया जितना अंदर बच गया वो आपका क्या होना चाहिए स्टूडेंट, बैलेंस होना चाहिए इनसाइड द क्लोज सरफेस। अब सपोज करो कि लेट क्यू आई चार्ज विद इन द क्लोज सरफेस, अगर क्यू आई चार्ज है और रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस अगर माइनस टाइम्स है, तो ड्यू टू द प्रिंसिपल कंजर्वेशन चार्ज दिस माइनस डी क्यूब टाइम इज सेम एज द रेट ऑफ करंट फ्लो आउटवर्ड द चार्ज, है ना। तो आई इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल आई डॉट डी एस इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी इक्वेशन बना दिया। तो दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ द करंट। इफ वी टॉक अबाउट द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ द करंट, सो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब इसमें हमने क्या किया कि इफ द करंट इज एंटरिंग द वॉल्यूम, है ना, किसी वॉल्यूम के अंदर अगर करंट एंटर कर रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, क्लोज कर्व जे डॉट डी एस वैक्टर इज इक्वल टू माइनस आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई आई डी टी। बट डी क्यू बाई डी टी वैल्यू क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा स्टूडेंट, डी प्लस हो गया यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम। तो डाइवर्जेंस थ्योरम हम इसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं, सरफेस टू वॉल्यूम में जा रहा है। तो आप देखेंगे कि ये इक्वेशन बन गई वॉल्यूम टाइम्स ऑफ डेल्टा डाइवर्जेंस ऑफ जे डॉट डी वी। अब जो कि ये इक्वेशन थर्ड से आप देख रहे हैं माइनस जे डॉट डी एस जो सरफेस एरिया है उसकी वैल्यू माइनस डी क्यू बाई डी टी होती है। तो हमने ये इक्वेशन 5 गेट कर ली। अब विद रिस्पेक्ट टू टी आप देखेंगे स्टूडेंट कि क्यू आई जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वॉल्यूम रो डी वी इंटू बन जाएगा 6 इक्वेशन। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम दिस इक्वेशंस को, तो यू विल गेट एज माइनस डी बाई डी टी ऑफ रो वॉल्यूम रो वी डी वी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रो डेल्टा या डाइवर्जेंस जे डिवाइड इंटू डी वी। दोनों के इक्वेशन को आप रिलेट करो स्टूडेंट, तो आपको ये जो 7th इक्वेशन के नीचे जो इक्वेशन बनी है ये आपको मिल जाएगी।
अब वो कहता है कि यदि फॉर इंक्रीमेंटल वॉल्यूम डेल्टा वी शुड बी व्हाट, जैसे कि आप देख रहे हैं कि फॉर इंक्रीमेंट वैल्यू अगर डेल्टा वी अगर होना चाहिए तो क्या बनेगा, तो डाइवर्जेंस ऑफ जे इंटू डेल्टा वी माइनस रो वी डी बाई डी टी इंटू डेल्टा वी से डेल्टा वी कैंसिल आउट हो गया, तो डेल्टा जे डॉट जे बार इज इक्वल टू माइनस रो वी डी टी हो गया. दिस इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ द करंट. ओके, for steady currents which are not the functions of time, तो rho dv by dt is equal to 0, so therefore del divergence of j is equal to 0. The rate of flow of charge remains constant with respect to time in the steady current. Now we talk about the concept of polarization student. तो चूँकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे अपने डायलैक्ट्रिक्स के मीडियम में इसको समझने में आसानी होगी, तो सबसे पहले हम पोलराइजेशन कंसेप्ट समझते हैं. तो इसमें दो तरीके से कंसेप्ट है, अनपोलराइज एटम, एक पोलराइज और अनपोलराइज. तो अनपोलराइज एटम क्या होगा, व्हेन ई इज़ नॉट अप्लाइड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई नहीं की किसी एटम के, एटम ऑफ डाइलेक्ट्रिक, द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज सेम एज अ नेगेटिव चार्ज एंड हैंस द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकली फील्ड जब आपने अप्लाई नहीं करी किसी एटम के ऊपर तो उसमें कोई लॉस भी नहीं हो रहा, ना गेन हो रहा ना लॉस हो रहा है. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो इससे हमारा क्या है कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना हुआ है. अब होता क्या कि यदि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स, तो ऑल द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड. तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो न्यूक्लियस है अगर उसमें प्रोटॉन की संख्या है जिस तरह की हमारी इलेक्ट्रॉन संख्या बाहर घूम रही है, तो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. तो ये जो बाहर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं एक तरह का क्लाउड की फॉर्मेशन में है, जैसे कि आप डायरेक्ट डायग्राम में देख रहे हैं, अनपोलराइज एटम ऑफ डाइलेक्ट्रिक. ओके, अब बात करें यदि पोलराइज्ड हो, तो इसमें यह होता है कि जब आप ई इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर रहे हो तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज गेट्स डिस्टर्ब. तो जितने भी आपके पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनका जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब होगा. तो उससे क्या होगा, जैसे कि ये दिख रहे हैं कि डायग्राम के अंदर पॉजिटिव न्यूक्लियस और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं रिवॉल्व न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, अप्लाइड फील्ड हमने अप्लाई कर रखी है. तो नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स. तो नेगेटिव चार्ज स्टूडेंट जैसे कि हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो एक्सपीरियंस कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे एग्जेक्ट होने की स्थिति में, क्योंकि अभी वो बाउंड किसके रिस्पेक्ट में, न्यूक्लियस से. तो नाउ द एटम इज कॉल्ड पोलराइज्ड एटम, यानी कि वो पोलराइज्ड हो गया है, डेविएट हो गया, इन विच देयर इज ए द सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड. तो पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज द प्रोसेस इन विच द डाइपोल गेट्स अलाइन विद द अप्लाइड फील्ड. यही सेम प्रोसेस जो हम हैं अपने डाइलेक्ट्रिक के कंसेप्ट में देखते हैं कि जब भी आप कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो वो उसमें जो आपके डाइलेक्ट्रिक्स है उसमें जो डाइपोल है वो अलाइन हो जाता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, तो हम उसको कहते हैं पोलराइजेशन. अब स्टूडेंट इसके अंदर दो टाइप की जनरली आप देखते हैं डाइलेक्ट्रिक टाइप्स ऑफ. तो एक है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड पोलर मॉलिक्यूल्स. नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें स्टूडेंट, तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि डाइपोल अरेंजमेंट इज टोटली एब्सेंट इन द एब्सेंस ऑफ ई. तो डाइपोल अरेंजमेंट इज टोटली एब्सेंट इन द प्रेजेंस ऑफ ई. So it results along when E is applied. तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड रेयर गैसेस जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की. अगर पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो डाइपोल अरेंजमेंट्स एग्जिस्ट विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ ई. उसमें क्या है कि ई अप्लाई करने के बाद भी आपका जो है डाइपोल अरेंजमेंट है वो टोटली एब्सेंट रहता है, जबकि पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या है कि डाइपोल अरेंजमेंट एग्जिस्ट विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ द ई इलेक्ट्रिक फील्ड बट विद रैंडम ओरिएंटेशन. तो किसी भी ओरिएंटेशन में हो सकता है. तो अंडर एप्लीकेशन ऑफ ई डाइपोल अलाइन विद द डायरेक्शन ऑफ ई, एग्जांपल वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2. तो इस तरीके से हम उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर सकते हैं. अब बात आती है मैथमेटिक एक्सप्रेशन क्या है पोलराइजेशन का, तो वो डाइपोल मोमेंट इक्वल टू P इज इक्वल टू P वेक्टर इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ डिस्टेंस. तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन वेक्टर फॉर्म ऑफ नेगेटिव टू द पॉजिटिव चार्ज. ओके स्टूडेंट्स, तो टोटल डाइपोल जैसे हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि टोटल डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, P टोटल इक्वल टू Q1 D1 प्लस Q2 D2 प्लस Q3 D3 डॉट QN DN. तो टोटल डाइपोल इज मोमेंट इक्वल टू I से लेकर N टाइम्स ऑफ डेल्टा V
क्यू आई डी आई वेक्टर। तो आप जैसे कि देख रहे हैं वे एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ डाइपोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और डेल्टा वी क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। तो पोलराइजेशन में डिफाइन कैसे किया गया कि इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूला हमने पहले भी डिफाइन किया हुआ स्टूडेंट। अब फ्लक्स डेंसिटी अगर इन डाइलेक्ट्रिक्स की बात करें तो क्या होगा, डी वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, इतना तो पड़ा हुआ था, प्लस प्लीज के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया, फॉर आइसोटोपिक एंड लीनियर मीडियम पी एंड ई आर पैरेलल टू ईच अदर एट एवरी पॉइंट एंड रिलेटेड टू ईच अदर। तो पी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स ई एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर। तो ई एक्सल एक्स ई जो है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है। ओके तो फिफ्थ और फोर्थ इक्वेशन से अगर आप देखोगे तो P इज इक्वल टू एक्स ई एप्सिलॉन नॉट ई और D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें हमने क्या करी, वैल्यू पुट कर दी P की वैल्यू, ठीक है, P की वैल्यू पुट करी। तो इसमें देखो आप कि एप्सिलॉन नॉट और ई वेक्टर को हमने कॉमन निकाला था, 1 प्लस एक्स ई बन गया। वेयर 1 प्लस एक्स ई इज इक्वल टू ई आर रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो मटेरियल है जो हम यूज़ कर रहे हैं तो वो उसका कंसेप्ट है। तो अब आगे चला स्टूडेंट की डी इज इक्वल टू, थोड़ा सा इस इक्वेशन को और रिड्यूस किया तो आप भी देखेंगे कि ई नॉट ई आर को हमने क्या लिखा, ई लिखा। तो ई इज़ द परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ओके, if we talk about the properties of the dielectric material student, due to polarization dielectrics can store the energy। polarization की वजह से आप जो है डाइलेक्ट्रिक्स जो है एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। और ड्यू टू पोलराइजेशन फ्लक्स डेंसिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक इंक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ, जैसे पोलराइजेशन जितनी इक्वल अमाउंट ऑफ पोलराइजेशन होगा उतना फ्लक्स डेंसिटी आपका इंक्रीज करेगा। तीसरा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड एंड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक गेट्स मॉडिफाइड ड्यू टू द इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जितना भी डाइलेक्ट्रिक डाइपोल इंट्रोड्यूस होगा तो उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इनसाइड सेम होगा। ओके स्टूडेंट, तो these all are the points और important points in the dielectric medium। और एक और थोड़ा टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। Under large electric field, dielectric become conducting due to the presence of large number of free electrons. So this conduction is called dielectric। अब वो कहता है कि डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ कैसे करोगे, तो ये कहता है कि जब लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करोगे तो डाइलेक्ट्रिक जो मीडियम है या बिकम है वो कंडक्टिंग स्टेज में होगा ड्यू टू द प्रेजेंस लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे क्या होगा कि डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ को हमें आइडेंटिफाई करने में पता लगेगा। The minimum value of applied electric field at which the dielectric breaks down is called the dielectric strength of the dielectric। तो मिनिमम वैल्यू है ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर आपका जो डाइलेक्ट्रिक है वो ब्रेक होगा। जहाँ ब्रेक हो गया तो हम समझ सकते हैं कि कितनी एनर्जी वहाँ पे या कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे को चाहिए उस डाइलेक्ट्रिक को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए। उससे हमें डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ का पता लगता है। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, क्योंकि हम लोगों ने इसमें कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक और अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कशन किया। तो आने वाले लेक्चर्स में और कुछ टॉपिक को भी डिस्कशन करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।